आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर को हम 4 मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। हमें ही नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए या कोई भी और काम करने के लिए, जैसे लिखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन आपको पता है जब हम सोते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फूड से एनर्जी मिलती कैसे है? फूड से एनर्जी हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by the breakdown of food, and removing the waste products, carbon dioxide and water from the body. यानी respiration वो process है जिसमें हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन करती है, एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस में 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको पता ही है क्या होती है? बिल्कुल सही। बिल्कुल आसान वर्ड्स में ब्रीदिंग यानी सांस लेना, एयर को बॉडी के अंदर लेना और बाहर निकालना। और साइंस के टर्म्स में लें तो the process of taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide by living organisms with the help of their respiratory organs is known as external respiration or breathing. मतलब respiratory organs की हेल्प से ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। जो एयर हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसे हम ऑक्सीजन रिच एयर कहते हैं। और जो एयर हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, इसलिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कहते हैं। तो ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं और इसका क्या रोल है, ये समझते हैं। ये जो ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग की प्रोसेस
से बॉडी के अंदर लेते हैं, ये बॉडी के हर एक सेल में जाती है। सेल में ये ऑक्सीजन ग्लूकोज यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करती है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है सेल के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, उसे इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड energy to work. We get this energy from the food we eat. Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by breakdown of food, and removing the waste products, carbon dioxide and water from the body. There are two steps in the process of respiration. External respiration or breathing, internal respiration or cellular respiration. The process of taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide by the living organisms with the help of their respiratory organs is known as external respiration or breathing. The process of breakdown of food glucose in the cells with the release of energy is called internal respiration or cellular respiration. Aerobic and anaerobic respiration. हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन करता है। और एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या सेलुलर रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है? नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो सकता है, और इसी बेसिस पर सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो। कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तब उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। The breakdown of food into carbon dioxide and water to release energy using oxygen is called aerobic respiration. इस प्रोसेस को आप एक इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन फॉर्म्स 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर प्लस एनर्जी। C6H12O6 ग्लूकोज है। जब ये ग्लूकोज O2 यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एरोब्स कहते हैं।
The organisms that carry out aerobic respiration are called aerobes. अब anaerobic respiration क्या होता है? जब फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तब उसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसेस में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को आप एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? C6H12O6 यानी ग्लूकोज फॉर्म्स 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। C6H12O6 ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक होता है तो C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम एनाएरोब्स कहते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक बार मेन पॉइंट्स फिर से रिवाइज करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, aerobic respiration and anaerobic respiration. The breakdown of food, glucose into carbon dioxide and water to release energy using oxygen is called aerobic respiration. Glucose plus oxygen forms carbon dioxide, water and energy. The organisms that carry out aerobic respiration are called aerobes. Breakdown of food, glucose into alcohol and carbon dioxide with the release of energy without the use of oxygen is called anaerobic respiration. Glucose in the absence of oxygen produces alcohol plus carbon dioxide plus energy. Simple organisms like yeast and some bacteria carry out anaerobic respiration and are called anaerobes. हमने एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए अब इनके फीचर्स को टेबुलर फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज टेक्स प्लेस। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। A large amount of energy is released. Anaerobic respiration में बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है
a very small amount of energy is released. क्या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है? या ऐसे पूछूं कि ह्यूमंस में क्या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? हाँ, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हमारी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है। कहाँ होता है? मसल्स में। जब भी कभी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तेज दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं या बहुत देर तक तेजी से वॉक करते हैं या भारी सामान भी उठाते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी यानी फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन तो लिमिटेड अमाउंट में होती है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होती है पर सप्लाई कम होती है। तब क्या होता है? तब बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए मसल सेल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज इन मसल सेल्स फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब मसल सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। During anaerobic respiration in muscle cells, lactic acid is produced due to breakdown of glucose and some energy is also released. कभी-कभी जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं या बहुत देर तक साइकिलिंग करते हैं, तो हमारी मसल में क्रैम्प्स होते हैं। ये क्रैम्प्स क्यों होते हैं? हमने अभी डिस्कस किया था कि बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मसल सेल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के अक्यूमुलेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं। इन क्रैम्प्स से हमें रिलीफ कैसे मिलता है? अगर हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज करते हैं तो इन क्रैम्प से हमें रिलीफ मिलता है। अब आप सोचेंगे कि हॉट वाटर बाथ लेने या मसाज करने से क्रैम्प्स में रिलीफ कैसे मिलता है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज करते हैं तो मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से मसल सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और ये ऑक्सीजन मसल सेल्स में जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुआ होता है उसे पूरी तरह से ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और हमें क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें मसल क्रैम्प से रिलीफ कैसे मिलता है। चलिए मेन पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन ह्यूमंस
anaerobic respiration takes place in muscle cells. During a heavy exercise, fast running, cycling, walking, the demand for energy increases, but the supply of oxygen is limited. To fulfill the demand of extra energy, anaerobic respiration takes place in muscle cells in the absence of oxygen. The food breaks down into lactic acid and releases energy. Glucose, in the absence of oxygen in muscle cells, produces lactic acid and energy. Sometimes after a heavy exercise, we get muscle cramps. The muscle cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid in the muscle cells causes muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. It increases the circulation of blood in the muscle cells. As a result, the supply of oxygen to the muscle cell increases. The increase in the supply of oxygen causes complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water and gives us relief from the cramps.